दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता है कि 2-3 दिनों तक आपकी क्लासें जो है स्थगित रहे कुछ आवश्यक कारणवश, तो फिर से एक बार वही सिलसिला डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। आपको पता है मैंने आप सभी के लिए सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत महज सिर्फ 220 रुपए है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर अगर आपने एडमिशन लिया है तो फाइनली मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि प्लीज आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सफल बैच में ऑलरेडी हम सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए में आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के साथ साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपके लिए सारी सब्जेक्ट की नोट्स है और उस नोट्स के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं। अधिकतर आपकी क्लासें जो हो रही हैं वो रिकॉर्डेड ही हो रही हैं। हालांकि जो भी आपको डाउट्स हो रहा है, मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा है 94 52 33 10 53 पर आप बेधड़क संपर्क करिए। नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को देख पा रहे, 94 52 33 10 53 यहाँ होना चाहिए, है ना। यहाँ नंबर को आप नोट करिएगा। किसी भी जैसे अगर आपको बैच ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही तब भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हर संभव आपके लिए हम उपस्थित हैं। जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, जैसे पढ़ाई में भी अगर आपको समस्याएं हो रही, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझसे संपर्क करिए, ठीक है। तो चलिए आज का यह वीडियो जो आपके बीच में जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर साइंस का पहला चैप्टर, यानी अगर देखा जाए तो पहले चैप्टर में कुछ रखा नहीं है। हम दूसरे चैप्टर से जो है शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे चैप्टर से ही आपके परीक्षाओं में अनवरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी का क्रम आपके बीच में चलने जा रहा है। एक क्लास आपके लिए मैथ की जाएगी, दूसरी क्लास आपकी साइंस की होगी, ठीक है। तो दोनों क्लासों को आप प्लीज मिस मत करिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस नोट्स की जरूरत को समझते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से ज्वाइन करिए, या तो आपके बीच में मैंने नंबर दे रखा है, आप नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों माध्यम आपके लिए हैं। अब आप सेलेक्ट करिए कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए यहां देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान सजीव वस्तुएं, आपका जो पहला टॉपिक रखा गया है चैप्टर नंबर 2 का द लिविंग थिंग्स, यानी सजीव वस्तुएं होती क्या हैं। जैसे आपके बीच में आना चाहिए, अगर बात करें हम विज्ञान पढ़ने से पहले तो आपको विज्ञान किसे कहते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। हालांकि उसे मैंने छोड़ रखा है, ये सबको पता है। अगर आपने साइंस का थोड़ा बहुत लेक्चर भी पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से है ना, सजीव वस्तु में होती क्या है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, पहली हेडिंग आपकी डाल रखी है लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है सजीव वस्तुओं के अंतर्गत मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिख रखी है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा बड़ा आपसे पूछा जाए, जैसे यहां मैंने लिखा है कि जिसमें चेतना पाई जाए उसे हम सजीव वस्तु कहते हैं, है ना। चेतना मतलब क्या होता है, जो चेतन अवस्था में हो, ठीक है। जैसे हम आप में चेतना पाई जाती है, हम आप एक सजीव हुए, जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब सजीव होते हैं। पेड़ पौधे हम आप काटते हैं, क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? सिर्फ वो बयां नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दर्द उन्हें भी होता है ना। अच्छा, यहाँ अगर ये तो बिल्कुल छोटी परिभाषा है, अगर थोड़ा सा आपको बड़ा में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं वह अभिव्यक्ति, ठीक है, या वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतना का एहसास हो, उसे हम क्या कहेंगे, जो है उसे हम सजीव कहेंगे या सजीवता कहलाती है। जो भी आप समझ पाए वो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमें आपको कहीं अगर टच किया जाए तो हमें आपको छूने का एहसास होगा कि नहीं होगा। तो मैं वही चीजें कहना चाह रहा हूं कि जिन्हें छूने से चेतना का एहसास हो, ठीक है, जिन्हें छूने से चेतना का एहसास हो वो हमारी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। इस चीज को आप नोट करिएगा। हालांकि जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उस नोट्स में हम सब कुछ आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्लीज आप नोट्स को जरूर प्राप्त करें, ठीक है। चलिए यहां देखिए आपके बीच में आ रहा है, पृथ्वी पर सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारी पृथ्वी है, यहां पर जो पदार्थ है उससे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यहां पूछा जा सकता है
कि अगर 1 नंबर में पूछा जाए तब भी आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाए तो आप ओरल तौर से लिख सकते हैं कि वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतना का एहसास हो उसे हम जो है सजीव कहते हैं या सजीव वस्तु में कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो जिसमें चेतना पाई जाए उसे हम सजीव वस्तु कहते हैं। हालांकि दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन लिखने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम और करके लिख सकते थे, जैसे एक परिभाषा लिख दिए, अभी और करके दूसरी परिभाषा हम आपके बीच में दे सकते थे, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए, है ना। चलिए यहां देखिए कहा जा रहा है पृथ्वी पर जो है सभी वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है सजीव जिसे हम इंग्लिश में लिविंग बीइंग कहते हैं, दूसरा हमारा है निर्जीव नॉन लिविंग, तीसरा है मृतक जिसे हम इंग्लिश में डेड कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार लिविंग बीइंग्स किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं और डेड किसे कहते हैं। हालांकि ये चीजें हमें लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर 5-6 का बच्चा भी इसे पढ़ेगा तो उसे भी समझ में आएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने साइंस तो नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यार इसमें समझने वाली बात है क्या? अब आप सजीव को नहीं जानते हैं, निर्जीव को नहीं जानते हैं, डेड कौन हो सकता है आप उससे नहीं जानते, तो और क्या आप जानेंगे? आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरा साइंस में मैथ में बैक लगता है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं अगर आप अनवरत मेरे क्लास के साथ आप लगे हैं तो मैं बैक आपका नहीं लगने दूंगा। हालांकि मैं आपकी परीक्षाओं में नहीं लिखूंगा जाके, ये मुझे पता है, लेकिन मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, जितना हम यहां से कहें उतना आप करते जाइए तो कभी आपका बैक नहीं लगेगा, लेकिन आप उतना करें तो सही, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे क्या करते हैं। बहरहाल चलिए यहां देखिए आ रहा है, पहला है सजीव जिसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं, दूसरा हमारा है निर्जीव नॉन लिविंग, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग और डेड। इन तीनों के बारे में आपको जानना है। पहला आपके बीच में मैंने डाल रखा है सजीव, मीन्स अगर कहा जाए लिविंग बीइंग्स हम किसे कहते हैं, कहा जा रहा है मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं सजीव कहलाते हैं। जैसे हम सबकी बात छोड़ देते हैं, हम अपनी बात करते हैं, या आप किसी भी इस धरती पर कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो सजीव है। वो सजीव है, उसे आप मारेंगे काटेंगे उसे दर्द होगा, लेकिन जैसे ही वही मनुष्य वो मर जाता है तो क्या उसे दर्द होता है? कुछ नहीं होता है, वो निर्जीव हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब समझिएगा, कहा जा रहा है मनुष्य हो गए, हाथी, घोड़ा, ये मैंने जो चीजें लिखी हैं आप इसे ना लिखे तब भी चल जाएगा, आप कोई और चीज लिख दीजिए, ठीक है, चिड़िया लिख दीजिए, किसी का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सजीव होने चाहिए, बस मेरे कहने का सेंस यही है। कहा जा रहा है मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें जो सजीव होते हैं, सजीवों के कुछ लक्षण मैंने लिख रखा है, इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सजीव होते हैं इनमें वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है हमारे आप में वृद्धि होती है, का जो मर जाते हैं, जो सैया प्लेटे रहते हैं उनमें वृद्धि होगी ना, उन्हें कभी नहीं होगी, वो सड़ जाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है हमारे आप में न्यूट्रिशन होता है, मीन्स पोषण हम आप करते हैं, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन करते हैं, और एक निश्चित लाइफ साइकिल हमारी होती है। ठीक है, क्या होती है? जीवन चक्र हमारा होता है, इत्यादि सामान्य लक्षण पाए जाते हैं किसमें? सजीव में। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यार एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है, लोग कहते हैं, जब मैं चाइल्ड साइकोलॉजी आपको दे रहा था तो लोग कह रहे थे कि भैया कुछ टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रही। देखिए मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट, चाहे आपका बाल विकास हो चाहे शिक्षण अधिगम हो, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जो लोग बीए करके आए होंगे अगर वो मनोविज्ञान को पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज रखते होंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं उन्हें समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, आपको रटना पड़ेगा। रटिए मत, मैंने रटने की बात तो कर दिया, लेकिन न रटिए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का आपको निर्धारण करना है, एक छोटे से बच्चे का आकलन करना है, आप उसी को समझ जाइए, चाइल्ड साइकोलॉजी आपको आ गई।
लेकिन आप समझिए तो आपके घर में होगा, जैसे मैंने बताया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा चल रहा है साइंस का, लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम बताएं तो आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आए। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कहिए, मैं एक बार नहीं मैं 20 बार समझाऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है। मैं आधे घंटे बकर बकर कर दूं और आपको कुछ पल्ले ना पड़े, इधर से सुने और इधर से निकल जाए, तो कोई मतलब नहीं भैया। ठीक है, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मुझे बताएं, फीडबैक दें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं, आप करते हैं या नहीं करते हैं। अगला हमारा है सजीव, समझ गए। निर्जीव आ रहा है जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं, ये हमारा जो मार्कर है, इसे आप बता सकते हैं कि ये क्या है। आप कहेंगे ये निर्जीव है। इन्हें हम 20 बार काट डालेंगे लेकिन इन्हें दर्द नहीं होगा, और थोड़ी सी हमारी उंगली में अगर ब्लेड लग जाता है तो वो तो हमें लगता है कि तुरंत ब्लड आ जाता है और हमें आपको चेतना का एहसास हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो क्या हम आप निर्जीव हैं? नहीं, हमें आपको दर्द होगा लेकिन इनको नहीं होगा। बोर्ड हम काट डालें इनको नहीं होगा, दीवार हम काट डालें इन्हें नहीं होगा। यहां मैंने लिख रखा है मिट्टी, बालू, कोयला, विभिन्न धातु में विभिन्न पदार्थ, जैसे हमारा हो गया नौसादर हो गया। यहाँ इनके सूत्र को आप याद करिएगा, NH4Cl। पूछा जा सकता है कि नौसादर का सूत्र क्या होता है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे NH4Cl होता है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण जो अनगिनत बार परीक्षाओं में, यूपी टेट लेवल जैसी परीक्षाओं में साइंस के पोर्शन में पूछी गई है, फिटकिरी का नाम। फिटकिरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं। देखिएगा यहां मैंने लिख रखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप मिस मत करिएगा। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन फिटकिरी का सूत्र ही पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए कतई अगर आप इन्हें मिस कर दीजिए, समझ लीजिए 1 नंबर आपका चला गया, है ना। जिंदगी भर जब तक आप परीक्षा देंगे, भगवान करे कि आप एक के बारे में सफल हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा कि आप जय बार यूपी टेट और सीटेट में तो नहीं, लेकिन अगर आप यूपी टेट में जाते हैं, साइंस का पोर्शन आप चूज करते हैं ना, तो लगभग 100% की तो गारंटी मैं नहीं लूंगा, लेकिन 99% पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए यहां देखिए फिटकिरी, पोटास एलम जिसे हम कहते हैं, K2SO4, यहां नोट करिएगा, इसे हम अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है, K2SO4, Al2SO4 और जो है 24H2O, ये हमारा सॉरी K2SO4, Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, आगे आ रहा है इनटू 24H2O, ये हमारे फिटकिरी का सूत्र है, इसे आप मिस ना करिएगा, जरूर याद करिए। इत्यादि हमारे निर्जीव। क्या नौसादर में जान होता है? नहीं होता है। क्या फिटकिरी में जान होता है? नहीं होता है। बालू में, मोरंग में, गिट्टी, कोयला, विभिन्न जो धातुएं हैं, कभी उसमें जान नहीं होता है। ये हमारी घड़ी जो हमने पहन रखा है, क्या इसमें जान है? नो। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज आ रहा है आपके बीच में, यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, थोड़ा सा ये नजदीक नजदीक मैंने लिख दिया है, ठीक है, आ रहा है रेलगाड़ी। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो ये जो हमारी गाड़ी होती है वो भी निर्जीव है, ठीक है, क्या वो चलती जरूर है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें आपको ले जाती है, लेकिन उसमें जान नहीं होता है, हम आप बाहरी स्रोत से उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, मैंने नोट करके उसे भी लिख दिया है, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज इत्यादि में गति के लिए बाहरी स्रोत से गति जो है प्रदान की जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गति प्रदान की जाती है। जैसे अभी हम आप डीजलवा ना डालें, पेट्रोल ना डालें अपने गाड़ी में, तो क्या चलेगी? जहां गाड़ी तेल खत्म हुआ, आप बाइक चलाते होंगे, खुदा न खास्ता कभी तेल खत्म होता होगा, रास्तों में गाड़ी लेके खड़ी है, तब कोई ना हम देखते हैं रास्ते में लोग लटकाते हैं। आज के समय में जब से BS6 आ गई, तब से उसका भी जमाना खत्म हो गया है, लटकाने उटकाने वाला झंझट खत्म है। ठीक है, लटकाने के चक्कर में पड़ेंगे तो 10 रुपये एक चपत लगे, सॉरी लगभग 7-8 हज़ार रुपये एक चपत लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रेलगाड़ी है, अगर कोयले से चल रही है तो उसे कोयला देना पड़ेगा, डीजल से चल रही है तो डीजल देना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारी मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल में अगर हम आप पेट्रोल नहीं देते हैं तो वो चलेगी नहीं, जहाँ खत्म हुआ वहीं धराशायी हो जाएगी। आगे यहाँ देखिए
तब खींचने में बड़ा दिक्कत होता है यार। ठीक है, यहाँ देखिए जहाज हो गई, जहाज में जो भी ईंधन है, डीजल पेट्रोल जो भी होता है, ठीक है, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो इन सभी के लिए हम बाहरी स्रोत से ऊर्जा देते हैं, उसके बाद ये गति प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने नोट करके लिखा है। अब आपके बीच में आ रहा है डेड, जिसे हम मृतक कहते हैं। मृतक के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप गए होंगे घाट वोट पर। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है प्रत्येक जीवधारी जो अपने एक जीवन अवधि होती है, जैसे हमारी आपकी एक जीवन अवधि है, कोई 110 साल जी रहा है, कोई 120 साल जी रहा है, कोई 50 साल में मर जा रहा है, कोई 70 साल में मर जा रहा है। ठीक है, एक निश्चित जीवन अवधि है। ऐसा नहीं कि हम आप 150 साल जिएंगे, नो। आज का हमारा खान पान ऐसा परिवर्तन हो रहा है, आने वाले 20 सालों में लोग 50 साल भी अगर जी जाएं तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा, अगर कोई होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने खेतों में खाद वगैरह यूरिया न डालता हो। कोई गोबर की खाद से जो पैदा नहीं करता है अनाज। ठीक है, लेकिन अगर आप अनवरत गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों के लिए, तो ये जान लीजिए ना कि वो आपकी जो जमीन है उसमें जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, और आप लगातार रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं, जो उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल कम होती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे हम फायदा ले रहे हैं, तो कुछ न कुछ उसका नुकसान भी है। लेकिन अगर आप गोबर का यूज़ कर रहे हैं तो अनवरत उसमें जो है, जो हमारी उर्वरा शक्ति है वो बढ़ने का ही काम करेगी, घटेगी नहीं कभी। इसलिए आपको ये बताया जाता है कि आप गोबर गैस का यूज़ करें। गोबर गैस के साथ आप खाना भी बना लेंगे गैस से। ठीक है, उसके बाद जो है आप उस गोबर को अपने खेतों में भी ले, दो काम कर लिया जाता है। बहरहाल अब तो एलपीजी जब से आ गई है तब से गोबर ओबर का काम खत्म हो गया है। कहा जा रहा है प्रत्येक जीवधारी की एक अपने जीवन अवधि है, जीव या कहा जाए जीवन अवधि के। ठीक है, यह सुधार करिएगा। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवधारी के शरीर को हम मृतक या शव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उसे शव कहते हैं, लाश कहते हैं। ठीक है, या डेड बॉडी कहते हैं। वही हमारा कहा जा रहा है कि डेड हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें तो आ गई होंगी। अब ये जो मृतक हैं, जो डेड हैं, इनके कुछ लक्षण आपके बीच में बताए जा रहे हैं। लक्षण को समझिएगा। कहा जा रहा है कोई विकास नहीं होता। जरा सा मुझे एक चीज़ बताएं आप, कोई चीज़ अगर मर गया है तो क्या उसमें विकास होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम आप जिंदा हैं तब तक हमारे आप में विकास हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी आपकी लाश नीचे पड़ी तो उसमें कुछ भी रहे। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जैसे जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कुछ रोग वगैरह हो जाता है, तो वो कहते हैं कि अब इनका अंतिम वही खत्म होगा, रोग दोग जो भी होगा। ठीक है, जब ये चले जाएंगे। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कोई विकास नहीं होता। कोई विकास नहीं होता जब आदमी मर जाता है या जब जीव मर जाता है। अगला कहा जा रहा है भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज़ हमें बताओ, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, कोई मर गया है तो उसे हम जबरदस्ती ले जाकर रोटी डालेंगे, चावल डालेंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक, इन्हें कभी भोजन की आवश्यकता हो, कभी क्या जब मर गए तो उन्हें ले जाकर पहले हम आप घाट पर रख कर जला देते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, आप देख पा रहे हैं। अभी आप यहाँ बनारस में चले जाइए, जैसे हम आप अगर नॉर्मल गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम आप एक नॉर्मल से घाट पर ले जाते हैं, अपने घरों से लकड़ियाँ उकड़ियाँ होती हैं। ठीक है, बहरहाल वो चीज़ें छोड़िए आप। ठीक है, हमारा टॉपिक है भोजन की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है, ये शोषण नहीं करते हैं। वही तो लाश चारा है कि इनकी सांस बंद हुई तो हमेशा के लिए ये कहाँ गए? राम नाम प्यारे हो गए। ठीक है, मृत्यु का अनुभव नहीं होता। अरे जब मर गए तब का मृत्यु का अनुभव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा। सफल बैच के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन करिएगा। इससे बेहतरीन क्लासें और आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये मेरा चैलेंज है। और मैंने कहा है आपसे, मैं 3 महीने में आपके कोर्स को कवर करूंगा। 3 महीने के बाद फिर से वही प्रक्रिया चलेगी। मैंने 2 बार कवर करने का प्रयास पिछली बार भी किया था और अब की बार भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन क्लासें आपकी डिस्टर्ब रही, 4 दिन, उस कष्ट के लिए मुझे खेद है, लेकिन आप उसकी चिंता में ना पड़ें। मैंने आपको जो दिया था आप उससे पढ़िए। ठीक है, अब से आपकी क्लासें अनवरत चलेंगी, क्लासें डिस्टर्ब नहीं होंगी, नोट करिएगा। आगे यहाँ
सजीवों के प्रमुख लक्षण आ रहे हैं। जैसे हम आप सजीव हैं तो हमारे आपके लक्षण क्या हो सकते हैं? हम आप श्वसन करेंगे, रिस्पिरेशन करेंगे, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप कहेंगे लेते हैं। क्या कौन सी सांस? ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, है ना। जैसे ही यही ऑक्सीजन ठप हुई हमारे शरीर से ना, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, तो इससे हमारा भी काम क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। हम आप ये चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण का वर्णन करें, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। हम आप श्वसन करते हैं, ठीक है, हमारे आप में पोषण होता है, न्यूट्रिशन भी करते हैं। अगला है हमारे आप में वृद्धि होती है कि नहीं होती है? चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, ठीक है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सब में क्या होता है? वृद्धि होती है, ग्रोथ करते हैं। अगला है ये मोशन करते हैं, मीन्स गति, हम आप गति भी कर लेते हैं। कहाँ जो मर जाता है वो गति करता है, उसे तो 4 लोग कंधे पे ले जाकर रख देते हैं, ठीक है, वो गति नहीं हुई। यहाँ अगर अगला हमारा है रिप्रोडक्शन, मीन्स हम आप प्रजनन करते हैं, ये भी आपको पता है। अगला आ रहा है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल हमारी एक नियत होती है, निश्चित होती है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, और कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और हमारा आपका एक निश्चित शेप साइज होता है, ठीक है। तो आज का यह वीडियो उम्मीद करते हैं, अभी तो ये चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत है, ठीक है, ये पहला लेक्चर है, अभी दूसरा आपके बीच में इस पर हम देंगे। दूसरा लेक्चर हमें लगता है कि इसमें रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए तो प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, मानव निर्मित वस्तुएं हो गई, और भी इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अभी लगभग आधे घंटे का लेक्चर दूसरे वाले पार्ट में बचा हुआ है, ठीक है। तो आप दूसरे वाले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे बेहतर क्लास अगर आपको कहीं मिल रही है तो बिल्कुल मुझे भी कॉमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम भी भाई देखना चाहते हैं कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से लोगों को सीख मिलती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।